तो दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आपको भारती भवन बुक जरूर पढ़ना होगा। तो भारती भवन बुक का एक जीव विज्ञान बुक है, ठीक है। उसका फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो जैव प्रक्रम है दोस्तों। जैव प्रक्रम का लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 13 तक है। जी हाँ, एक चैप्टर में लघुत्तरीय 13 तक है फर्स्ट चैप्टर का। और यहाँ पे दोस्तों लघुत्तरीय में 1-2 छोड़कर सब इंपोर्टेंट है। जी हाँ, यानी कि लगभग सब इंपोर्टेंट ही है। VVI क्वेश्चन एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यानी ये तैयारी कर लिए तो आपका लगभग बोर्ड का तैयारी हो जाएगा इस चैप्टर के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न 13 तक है। सोचिए ना, एक चैप्टर से 13 तक अगर आप क्वेश्चन जान जाइएगा तो पूरा चैप्टर नहीं जान जाइएगा। तो ये अगर 13 तक पूरा समझ जाते हैं तो हम आज इस वीडियो में 1 से लेकर 13 तक पूरा डिजिटली में समझाएंगे। जी हाँ, कोई कॉपी पे लिख के नहीं, डिजिटल फॉर्म में लिख के आपको पूरा 1 से लेकर 13 तक समझाएंगे। और समझाएंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये रटने की जरूरत ना पड़े। हम आपको दोस्तों 13 तक बताते हुए पूरा समझा देंगे। जी हाँ, वीडियो एंड होने के बाद आप खुद कहिएगा अरे भाई मुझे तो 13 तक पूरा समझ में आ गया, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गो। तो दोस्तों आइए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ वो जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे, ठीक है। पहले क्या लिखना है कि जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, क्योंकि भाई सब जीव है तो उनको तो जीना है, ठीक है। जीने के लिए क्या होगा, उनकी वृद्धि होगी, ठीक है। उनके शरीर में टूट फूट होगा, आदि क्रिया जितने भी शरीर में क्रियाएं होगा, समझिए एनर्जी आएगा, ठीक है। तो जीवों को जीने के लिए, एनर्जी के लिए, टूट फूट को वृद्धि के लिए, हर चीज़ के लिए क्या चीज़ का जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा वहाँ से मिलेगी ना जहाँ से पोषण होगा, ठीक है। यानी खाना से ही ना ऊर्जा मिलता है, इसलिए जीवों को पोषण जरूरी है, क्योंकि पोषण करेगा तभी ऊर्जा मिलेगा, तभी वो अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पोषण की परिभाषा लिखे, ठीक है। तो पोषण की परिभाषा एकदम सिंपल है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषक कहलाता है, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा के रूप में, जी हाँ, ऊर्जा के रूप में उनका उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा के रूप में लिखिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ये सब भी एक क्वेश्चन है। जी हाँ, भारती भवन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका अति लघु, लघु, दीर्घ अगर हर चैप्टर का बना लिए तो पूरा एकदम साइंस क्लियर, हर सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ अगर बना लिए तो भाई साहब मैथ तो एकदम क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। तो बस यही था सेकेंड। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है, ठीक है। तो देखिए स्वपोषण, स्वपोषण पहले स्वपोषण क्या होता है आप सब समझते हैं। स्वपोषण क्या होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है, यानी खुद बनाए, उसे स्वपोषण कहते हैं। और पूरा दुनिया में स्वपोषण कौन है, तो सिर्फ एक है, पेड़ पौधा। जी हाँ, पेड़ पौधे को ही स्वपोषण कहते हैं, यानी स्वपोषी पेड़ पौधे ही होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण की बात हो तो समझिए पेड़ पौधे की बात हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है, स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, ठीक है, यानी एकदम नेसेसरी है। और इसका उपोत्पाद क्या है, तो देखिए स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे ही समझिएगा, ठीक है। स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, कि प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अब क्या होगा, तो सबसे पहले हरे पौधे सूर्य के प्रकार की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य की प्रकाश होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी प्रकार लिखा गया, यहाँ पे प्रकाश होगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, राइट, हाँ हो गया। यहाँ पे सूर्य की प्रकाश होगा, ठीक है। तो देखिए स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। बाकी इसका जो रासायनिक फार्मूला है, ठीक है, जैसे देखिए रासायनिक समीकरण क्या है कि 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 यानी जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, उसके बाद 6O2 यानी ऑक्सीजन, उसके बाद जल भी बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्वपोषण जो होता है यानी पेड़ पौधे जो होता है वो किन किन परिस्थितियों का उनका होना आवश्यक है। तो देखिए जो स्वपोषण है पेड़ पौधे तो उनके लिए सूर्य की प्रकाश उपस्थिति है, ठीक है, वो एकदम जरूरी है। क्लोरोफिल नामक वर्णक जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, ठीक है। ये सब को मिलाकर ही क्या बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, और कुछ मात्रा में जल भी बनाता है, ठीक है। तो अब आइए उसके बाद लिख सकते हैं कि स्वपोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उपोत्पाद क्या है, आणविक ऑक्सीजन है, ठीक है।
यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन ही ना होगा, हम लोग के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है, लेकिन जल भी कुछ मात्रा में होना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ गए दोस्तों कि 100% किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या है, ठीक है। ऊपर थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा और नीचे बाकी उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पर पोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पर पोषण का एकदम सिंपल क्या है, जैसे हम बोले ना वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषण, वैसे ही परपोषण का है कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित हो। जी हाँ, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित हो उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है, तब परपोषण कहलाता है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है। हाँ, इसका थोड़ा प्रकार भी लिख दीजिएगा, लघुत्तरीय है तो थोड़ा अगर डिटेल भी लिख देंगे तब ना एग्जामिनर लगेगा, हाँ बच्चा थोड़ा ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो इसका प्रकार परजीवी पोषण, मृजीवी पोषण, प्राणी संपोषण या फिर प्राणी संभोजी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मृजीव पोषण से क्या कहते हैं, सॉरी मृजीव पोषण किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है कोको में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं जैसे मान ले कोई डेड बॉडी है, ठीक है, कोई पेड़ पौधा ही जल एकदम सूख गया, ठीक है, सड़ गया, या फिर कोई डेड बॉडी है इंसान का या फिर कोई भी जीव का तो वो सड़ गल जाता है ना, तो देखिएगा वहाँ पे क्या होता है कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसे खाने लगते हैं, ठीक है, तो वो सब मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, सॉरी मृतजीवी जीव कहलाते हैं, ठीक है, मृतजीव। तो वैसा जीव जो सड़ी गली भोजन को ग्रहण करे उसे मृतजीव पोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कवक, कवक जो है कवक, कवक, ठीक है, ये उनका एक भाग होता है या ज़्यादातर कवक ही मृतजीवी होते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं जैसे मच्छर, बाघ परजीवी और पीता कृमि परजीवी के उदाहरण हैं, ठीक है। देखिए परजीवी पोषण क्या कहता है कि वैसा जीव किसी दूसरे जीव पर भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, आश्रित होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई जीव है, जैसे यहाँ पे शेर को ले लेते हैं, ठीक है, तो शेर क्या है, शेर अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर ही आश्रित है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब उनको अगर जीव नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो अन्य जीव पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित हो तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब ये प्राणी समपोषी या फिर प्राणी समभोजी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, या फिर प्राणी संपोषण भी कहा जाता है, इसका तो 3 नाम है। अब आइए वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाता है, ये थोड़ा ठीक है। अब आइए इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्राणी संपोषी या फिर प्राणी संभोजी जो भी कहे वो जीव क्या होते हैं, तो देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। ठोस क्या हो गया, जैसे हम लोग को लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं ठोस यानी मीट मछली ये सब खाते हैं, ये ठोस हो गया। तरल की बात करें तो दूध, ठीक है, दूध पीते हैं वो भी एक भोजन ही है ना, तो दूध पीते वो तरल भी हो गया और ठोस हो गया मीट वगैरह, ठीक है। हम लोग ठोस भी खाते हैं और तरल भी खाते हैं, तो ये क्या हो गया, यानी हम लोग क्या हो गए प्राणी संपोषी, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। बस एकदम सिंपल समझिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा मेढक और मनुष्य, बस इतना लिख दीजिएगा काफ़ी। अब आइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तो पूरा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि लघु थे तो अगर डिटेल में लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चा पढ़ के तो आया है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा होगा उसके बाद हम पढ़ के बता देंगे, समझा देंगे। पहले देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवक है जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण निम्न है, ये लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला एकदम सिंपल भाषा हम लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे का भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है। जी हाँ, यानी जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं यानी फल वगैरह बनाते हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, ठीक है। लेकिन लघु उत्तरीय है 10 में है
लघु उत्तरीय है तो ऐसे तो नहीं लिख सकते इतना सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है कि वैसी प्रक्रिया हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसको भी डिफाइन कर दिया है। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश, सर हम लोग ऊपर ही पढ़े, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे पर 100 पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हम लोग ऐसे ही इसको डिटेल में लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है और जल कहाँ से मिलता है, ताकि डिटेल हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखिएगा कि सूर्य का प्रकाश उपस्थिति वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल सूर्य का प्रकाश लेता है। उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल मिलता है, ठीक है। वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, हाँ। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिला, जमीन से जल मिला, खनिज लवण मिला, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर, इन सब को खींच कर ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे चालू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब बाकी ये भी लिख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनता है और कुछ मात्रा में जल भी बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, यह अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो कोई जगह पर ही ना करेंगे। जैसे देखिए हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग खाना एक जगह पे बनाते हैं, किचन बनाते हैं, चलते फिरते तो नहीं बनाते। एक स्थान होता है, पार्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी अपना जो खाना होता है वो कहाँ बनाते, पत्ताएँ बनाते, पत्ता के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, तो पत्ता में होता है, तो इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है, ठीक है। अब आइए, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है, ठीक है। सिंपल है। पाचन से क्या समझते हैं, हम लोग का जो पाचन होता है वो क्या होता है, हम लोग जितने भी खाना खाते हैं, ठीक है, जितने भी भोजन लेते हैं एकदम ठोस में लेते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी ना पचता है, वो जो ठोस है उसको एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंजाइमों की सहायता से तोड़ा जाता है, तो एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहलाते हैं। और बाकी ये भी लिख सकते हैं पाचन के बाद क्या होता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। नेक्स्ट है ये, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, इनका नाम लिखें। तो देखिए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक है पैरोटिड ग्रंथि, इसको इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। उसका सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि, इंग्लिश की बात करें तो सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, इंग्लिश की इसकी बात करें तो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है ये, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो देखिए जो मनुष्य में आमाशय है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले लिख दीजिएगा थोड़ा आमाशय के बारे में कि आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है, ठीक है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर, थोड़ा छोटा कर देते, ठीक है, उदर गुहा के बाईं ओर से होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसमें 3 भाग में बटा होता है, इसे 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट लघु उत्तरीय में 3 लिख दीजिएगा तो कहाँ आ जाएगा, लघु उत्तरीय 3 लिख दीजिए, एग्जामिनर को समझ नहीं। जैसे ऊपर में ही पूछा है मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है और नाम पूछा गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के मुंह गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, इनका नाम निम्न है। उसके बाद ये तीनों लिखते तो अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी हम लिख दिए, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा थोड़ा डिफाइन वाइज लिखा है, ठीक है। अब इस क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को तो उतारना है, बाद में लिख देना निम्न है बस। वैसे ही यहाँ पे आमाशय के बारे में थोड़ा डिटेल दे देना है, उसके बाद लिखना है 3 भाग होता है, एक होता है कार्डियक, एक होता है फुंडिक और एक होता है पाइलोरिक, ठीक है। जो कार्डियक है वो आमाशय का आगे वाला भाग यानी अग्र भाग होता है, ये भी लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जी हाँ। उसके बाद आमाशय का मध्य भाग, उसके बाद लिखिएगा आमाशय का पिछला भाग, ठीक है। बस ये लिख दीजिएगा, कार्डियक आगे का भाग है, फुंडिंग बीच का भाग है और पाइलोरिक क्या है, पिछला भाग है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ तीनों भाग तो पता है, और वो कौन कौन सा आगे है पीछे है बीच है वो भी पता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, एक डाउट बहुत रहता है कि छोटी आंत, जब एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी आंत किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा भाग क्या है पाचन क्रिया में, तो लोग सोचते हैं बड़ा हो तो बड़ा आंत लिख देते हैं, लेकिन छोटी आंत सबसे बड़ा होता है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो बात करें छोटी आंत आहार नाली या पंच तंत्र का, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसका आकार बेलनाकार होता है। हम बोले ना, थोड़ा जो भी पूछे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, अगर लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय है तो, ठीक है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। हम सब जानते हैं छोटी आंत में पूरा पाचन पूर्ण हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 6 मीटर लंबाई होता है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, यहाँ पे भाग भी पूछा है। एक होता है गृहिणी या फिर ग्रहणी भी कहते हैं, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो दोस्तों बस यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अब आप कमेंट में बताइए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। उसके बाद आपको जो भी बुक का, जो भी चैप्टर का जैसा क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो।